स्टार्ट कर सकते हैं बाबा जी? यस सर, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। नमस्कार, जेआरसीएम सभी साथियों से, आज जितने भी साथी हमारे साथ बने हुए हैं सब लोगों को मैं आज के इस ऐतिहासिक डिजिटल इवेंट में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक और एक खास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं कि जो कि हमारे बीच में हमेशा से इस तरह से आते हैं कि हमें बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि किस तरह से उन्होंने हमें एजुकेट कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि आज पूरा हिंदुस्तान जिन्हें एक रियल डायमंड के नाम से जानता है, पूरा हिंदुस्तान आज जिन्हें एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर्स के रूप में जानता है, आज पूरा हिंदुस्तान उन्हें जानता है कि किस तरह से नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए जितने भी नेटवर्क इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए की है साथियों, और वो सारी की सारी चीजें आज हमें इस नेटवर्क इंडस्ट्री में किस तरह से हम लोग आगे बढ़े, किस तरह से हमारे लिए नेटवर्क इंडस्ट्री सफलताओं के द्वार खोल सकती है, और किस तरह से हम अपने आप को अगर इस नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़े सपनों के साथ लेके आते हैं तो किस तरह से उन सपनों को पूरा करते हुए वो सारी चीजें हम पा सकते हैं जो कि हमारे गोल है, जो कि हमारे लक्ष्य है। और उन सबको आज बहुत अच्छे तरीके से हमारे बीच में सर बताएंगे अपनी सक्सेस स्टोरी के द्वारा कि किस तरह से उन्होंने एक 500 रुपए की नौकरी से अपनी करियर को स्टार्ट किया है और आज पर डे वो लाखों की इनकम करते हैं ड्यू टू इस नेटवर्क की पावर। तो हमें समझना पड़ेगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री में आके और इस आरसीएम बिजनेस के अंदर अगर हमें एज अ डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हैं तो हमारे सपने हमारे लिए किस तरह से काम करते हैं, हम इन सपनों को किस तरह से जी सकते हैं और किस तरह से उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो वो सारी जानकारियां आज हमें मिलेगी और बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी लाइफ में होने वाली है जिनको हम सीख कर समझ करके अपने आप को भी उस मुकाम पर देख सकते हैं जहां पे कि आज सर हैं। क्योंकि एक चीज कही जाती है कि अगर हम सफल लोगों की संगत में हैं, अगर हम उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उनके जैसे बन जाते हैं। तो आज हमारे पास में पूरे हिंदुस्तान के जितने भी डायरेक्ट सेलर हमारे साथ बने हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अपने आप को एक ऐसी शख्सियत की लाइफ स्टोरी को सुनने के लिए तैयार करें और अपनी पूरी टीम के जितने भी लोग हैं उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, ताकि हम उन लोगों को ये बता सकें कि वाकई में जब नेटवर्क इंडस्ट्री में एक विजन के साथ में और एक सच्ची लगन के साथ में आप एक कंसिस्टेंसी वे में काम करते हैं तो किसी भी अचीवमेंट्स को आप हासिल कर सकते हैं और पूरी दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या इस इंडस्ट्री से अच्छा बिजनेस आने वाले टाइम में कोई नहीं हो सकता है। तो हम सर को इनवाइट करें। उससे पहले मैं चाहूंगा कि सर का एक छोटा सा प्रोफाइल वीडियो हम देखेंगे किस तरह से सर ने शुरू से लेकर अब तक अपने आप को आगे बढ़ाया है इस नेटवर्क इंडस्ट्री में, किस तरह से उनका योगदान रहा है। तो मैं चाहूंगा एक बार सर का एक छोटा सा वीडियो क्लिप यहाँ पे रन किया जाए। दिखाना है ज़माने को दिखाना है। दिखाना है ज़माने को दिखाना है। दिखाना है ज़माने को दिखाना है। आरसीएम है आरसीएम बेमिसाल, आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल। दिखाना है ज़माने को दिखाना है। आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। इसकी हस्ती विशाल, इसकी मदर मिसाल, इसकी हस्ती विशाल, इसकी मदर मिसाल। आरसीएम के बिना जीते हैं हम
साथियों आपने देखा जिस तरह की इस क्लिपिंग के अंदर के किस तरह से सर ने अपने आप को इम्प्रूव किया, किस तरह से सर ने लोगों को साथ लेके चलते हुए एक बहुत हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वर्ग को आज सफल होने में मदद की और साथ ही साथ अपने आप को एक ऐसी जगह और एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया जहां से आज हिंदुस्तान का हर एक डायरेक्ट सेलर उनको फॉलो करना चाहता है, हर एक इंसान उनके जैसा बनना चाहता है। और साथ ही सक्सेस के सही मायने तभी होते हैं जब लोग आपके जैसे बनने के लिए तैयार हो जाएं, जब लोग आपको फॉलो करने लग जाएं और जब लोग आपकी बातों को पूरी तरह से फॉलो करते हुए आपकी सारी चीजों को अनुसरण करने लगते हैं, तो वाकई में आपके लिए एक वो ऐसी पहचान बन जाती है जो कि दूसरे किसी बिजनेस में शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको पैसे के साथ प्यार, मान सम्मान और एक ऐसा माहौल पूरे हिंदुस्तान में या जहां भी आप जाते हैं मिलता है। और वो सारी चीजें आज हमने देखी है सर के। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में सर को इनवाइट करना चाहूंगा, जिन्हें रियल डायमंड के नाम से पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए आज बहुत सारे आयाम स्थापित किए हैं। तो आप लोगों के बीच में मैं और ज्यादा बाधा ना बनते हुए आप लोगों के एक्साइटमेंट के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा श्रीमान सुरेंद्र वत्स जी, रियल डायमंड। सर प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद भागवत जी। सबसे पहले तो इस चीज का बहुत आभार कि आपने जो वीडियो क्लिप दिखाया उसमें पता नहीं कहां कहां से आपने फोटोग्राफ्स ढूंढे हैं, और मैं उन फोटोग्राफ्स के साथ में अपनी जर्नी देख पा रहा था और उन लम्हों को याद कर पा रहा था जो उस फोटो में दिखाए गए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रकार की बहुत इंस्पायर करने वाली मेरी ही जर्नी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताने के लिए और मुझे रोमांचित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं आरसीएम सक्सेस स्टोरीज की इस सीरीज में। और आज मैं कोई बहुत ज्यादा ज्ञान आपको नहीं दूंगा, प्रैक्टिकली मैं अपनी कहानी बताऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए मेरी कहानी से आप क्या सीखेंगे। सीखेंगे तो शायद नहीं है, क्या आप ले सकते हैं आई डोंट नो, लेकिन आपने देखना है आप क्या लेंगे। लेंगे भी या नहीं लेंगे, मैं आपके लिए कुछ काम आने वाला हूं अगले 40-45 मिनट, या आपका टाइम वेस्ट करने वाला हूं आई डोंट नो। लेकिन हाँ, मैं शेयर करूंगा और पूरे दिल से शेयर करूंगा वो सारी चीजें जो मेरे साथ में घटित हुई हैं। और भागवत जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे रियल डायमंड के रूप में मुझे बुलाया है। और अगर आप भी डायमंड बनना चाहते हैं आरसीएम बिजनेस में तो आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने किया एक्चुअली वो मैं आपको वो भी मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, एंचा खुर्द, डिस्ट्रिक्ट जींद में आता है। वहां पे मेरा जन्म हुआ। बिल्कुल एक जो सामान्य परिवार रहता है उस सामान्य परिवार में परवरिश हुई, एक मिडिल क्लास फैमिली का परिवार। मेरे पिताजी टीचर थे, माताजी गृहिणी थी, परिवार में 2 भाई और 3 बहनें। और जिस प्रकार एक मध्यम वर्गीय परिवार में बच्चों की परवरिश होती है उसी प्रकार से हमारी परवरिश हुई। पिताजी ने बहुत अच्छे से, चूंकि वो खुद टीचर थे, इम्पोर्टेंस जानते थे पढ़ाई की क्या होती है, तो उन्होंने सबको अच्छी एजुकेशन दी। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से, और उसके बाद एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, जहां पे मेरी 1 महीने की तनख्वाह मात्र 500 रुपया थी। 1 साल नौकरी की प्राइवेट स्कूल में, और 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई, अगर मैंने कुछ बड़ा करना है, अपने सपनों को पूरे करना है, तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। मेरे सपनों की शुरुआत हुई जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था एमए में। तो हालांकि कॉलेज हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाते थे, लेकिन जब भी जाते थे जो कॉलेज का माहौल था, यूनिवर्सिटी का जो माहौल था, तो वो बहुत मुझे अट्रैक्ट करता था। उस समय जो अच्छे घरों के बच्चे थे वो अपनी गाड़ियों से आते थे, तो वैसे लाइफस्टाइल को देख के मैं बहुत रोमांचित हुआ और मुझे लगा कि ये इस प्रकार का लाइफस्टाइल मुझे भी चाहिए। तो 1 साल नौकरी की, और 1 साल नौकरी करने के बाद जब लगा कि जो मैंने देखा था वो तो सब यहाँ पे संभव नहीं है। नौकरी में नौकरी की अपनी लिमिटेशंस रहती हैं, हम सबको मालूम। मैंने बड़ी नजदीक से वो चीज इसलिए भी देखी थी क्योंकि हमारे परिवार में मैक्सिमम लोग नौकरी पे हैं। तो किस प्रकार की स्थितियां होती हैं, किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से मालूम था। बिजनेस करना चाहता था, बिजनेस की कोई बैकग्राउंड नहीं थी। बस एक काम किया, गांव छोड़ के मैं शहर में चला गया। मेरे मामा जी वहां पे एक कॉन्ट्रैक्टर थे
उनके साथ मैंने कुछ दिनों तक काम किया और उसके बाद में वहीं पे रहते हुए मैंने केबल टीवी का एक नया बिजनेस उन दिनों स्टार्ट हुआ था। एज ए केबल ऑपरेटर मैंने केबल टीवी का बिजनेस शुरू किया। एक डिश एंटीना लगाते थे हम, उस समय 4x4 फुट की एक डिश एंटीना होती थी और उसमें 4 या 5 चैनल चलते थे। वीसीआर होता था उन दिनों, एक मूवी दिखा लेते थे और 150 रुपए एक घर से हमें मिलते थे। काफी अच्छा बिजनेस था, प्रॉफिटेबल बिजनेस था उन दिनों में केबल टीवी का बिजनेस। तो मैंने उस केबल टीवी के बिजनेस को किया और बहुत मेहनत की। वो टेक्निकल काम था और टेक्निकल चीजों की तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सारी की सारी चीजें सीख जाते हैं। तो उस काम को मैंने सीखा और उसमें एक अच्छी इनकम में प्राप्त करना शुरू कर दी और एक अच्छा नाम भी मेरा हो गया शहर में। जो हमारे केबल ऑपरेटर्स थे उनमें नाम हुआ। फिर हमने मिलके हम सब लोगों ने एक बड़ा सिस्टम लगाया जिसको हम लोग कंट्रोल रूम बोलते थे। एक कंट्रोल रूम बनाया और वहां से जितने भी शहर में केबल ऑपरेटर थे उन सब ने वहां से लाइनें गई उन सबके पास में। तो वो सब मैं कर रहा था केबल टीवी के बिजनेस में। लेकिन केबल टीवी के बिजनेस में मैं संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फिकेशन नहीं था। पैसा तो था, सेटिस्फिकेशन 2-3 चीजों की वजह से नहीं था। एक वजह तो ये थी कि वहां पे टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत सारा समय देना पड़ता था। दिन में तो हम काम करते ही करते थे, रात में भी अक्सर काम करना पड़ता था। रात में कोई रोड के ऊपर में वायर बिछानी है तो वो रात में काम करना होता था। रात में अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है तो लोग बहुत दीवाने थे मैच के, रात में ही उनका केबल खराब हो गया तो उनको रात में ही ठीक करके देना पड़ता था। तो उस प्रकार की सिचुएशन थी। तो एक तो टाइम फ्रीडम वहां बिल्कुल भी नहीं थी और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि केबल टीवी के बिजनेस में एक रिकॉग्निशन नहीं था उस प्रकार का जिस प्रकार का रिकॉग्निशन मैं चाहता था। केबल टीवी के बिजनेस में जब मैं उस एरिया से गुजरता था जहां मेरे केबल के कनेक्शन थे तो लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, अपितु ये कहते थे केबल वाले इधर आना। और ये चीज मुझे बहुत तकलीफ देती थी, बहुत मुझे दुखती थी ये चीज। हर आदमी ये चाहता है कि उसको उसके नाम से और सम्मान के साथ में बुलाया जाए। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि मानव की विलासा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसको पढ़े। हर आदमी चाहता है कि उसके नाम से उसको बुलाया जाए, उसको रिकॉग्निशन मिले, लेकिन ये वहां पे था नहीं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मेरा एक कारण था जिसकी वजह से मैं केबल टीवी के बिजनेस से सेटिस्फाई नहीं था। और हमने वो कहावत सुनी है प्यासे कब्बे वाली, और उस कहानी का मोरल ये था, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाहत होती है वहां पे रास्ते निकल आते हैं। और उन्हीं दिनों जब ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ और करना है, उन्हीं दिनों मेरे एक नजदीकी दोस्त ने मुझे कॉल किया और अपने घर पे बुलाया। और जब मैं उनके घर पे गया, वहां पे जाने के बाद में मुझे पहली बार RCM ये 3 शब्द मुझे पहली बार एक होम मीटिंग में सुनने को मिले। और मार्केटिंग प्लान दिखाया गया। उस समय RCM बिजनेस में बहुत ज्यादा कपड़े नहीं होते थे, तो बताया गया कि भाई ये एक बिजनेस है और इसमें 1500 रुपए के आपने कपड़े खरीदने हैं और आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, हजारों रुपए महीना की इनकम आपको मिलेगी। तो मेरे बहुत सारे प्रश्न थे। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये था कि जब RCM बिजनेस में पैसा नहीं लगता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर पैसा आएगा कहां से और ये बड़ा बिजनेस कैसे हो सकता है? बड़े बिजनेस में तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। ये मेरा पहला प्रश्न था। और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें थी, मुझे लगता नहीं था कहीं दूर तक, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता था। लेकिन फिर भी अपने दोस्त को खुश करने के लिए, ओबलाइज करने के लिए मैंने RCM बिजनेस को ज्वाइन किया। और चाइना में कहावत है कि 10 लोग मिलके जबरदस्ती करके एक घोड़े को पकड़ के तालाब के किनारे लेके जा सकते हैं, लेकिन 10 लोग जबरदस्ती करके घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। और ये कहावत मनुष्यों पे भी निर्भर करती है कि कोई जबरदस्ती हमें कुछ भी काम करवाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। तो RCM बिजनेस में भी वही लागू होती है। आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते, कोई दूसरा आपसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता। जब हमारी इच्छा होती है तभी चीजें घटित होने लग जाती हैं। तो शुरुआत के 3 महीने तक मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था RCM बिजनेस को लेके, लेकिन 3 महीने के बाद मेरी अपलाइन ने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया, वो जबरदस्ती करके मुझे एक मीटिंग में लेके गए
और जब मैंने आरसीएम बिजनेस की एक बड़ी मीटिंग देखी जहां मैंने बहुत सारे लोगों को अपने बारे में बातचीत करते हुए देखा, अपनी इनकम के बारे में बताते हुए देखा, और वहां के माहौल ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, और वो एक मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई है। उसी प्रकार से मेरा ये मानना है कि एक छोटी सी घटना आपकी जिंदगी को बदल देती है। आरसीएम बिजनेस में जितने भी कामयाब लीडर्स हैं, उन सभी लीडर्स की कहानी को जो आप नजदीक से जानेंगे तो उसमें ये जरूर पाएंगे कि कोई ना कोई एक मीटिंग या कोई ना कोई एक घटना थी जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। और मेरा ये मानना है कि आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आपका ये वीडियो देखना आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और हो सकता है आज के बाद आप आरसीएम बिजनेस को उस प्रकार सीरियस लेना स्टार्ट कर दें जिस प्रकार मैंने एक मीटिंग देखी थी, और मीटिंग देखने के बाद मैंने आरसीएम बिजनेस को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था। वहां से मेरी रियल आरसीएम बिजनेस की स्टार्ट हुई। जितना आसान मैंने सोचा था कि आरसीएम बिजनेस इतना आसान है, आराम से ये हो जाएगा, कपड़ा ही तो देना है अपने जानकार लोगों को, जिसको भी बोलेंगे ले ही लेंगे, इसमें क्या बात है। लेकिन ये उतना आसान मुझे लगा नहीं। मैं बहुत एक्साइटेड था आरसीएम बिजनेस में, लेकिन मेरी एक समस्या ये थी, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया ना तो मैंने ये पाया है मैं इस बिजनेस में बिल्कुल फिट नहीं हूँ। फिट क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं बहुत शर्मीला, संकोची स्वभाव का व्यक्ति था। किसी से मिलना जुलना, बातचीत करना, ये मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं होती थी। मुझे याद है शुरुआत के दिनों में मैं बहुत एक्साइटेड होकर किसी के पास में मिलने के लिए जाता था, और ये सोच के जाता था कि उसको प्लान दिखाऊंगा, ज्वाइन करवाऊंगा और उसके 10 लोगों से और मिलूंगा। लेकिन वहां पे जाने के बाद में चाय पी के मैं वापस आ जाता था। प्लान दिखाने के लिए बातचीत करने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन मुझे लगने लग गया था कि ये बिजनेस आने वाले समय में बिजनेस चलेगा, क्योंकि मार्केटिंग प्लान में जब तरीका बताते थे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारा बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट और मिडल मैन के पास में चला जाता है, और आरसीएम बिजनेस में वही पैसा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, और मुझे लगता था कि आने वाले समय में ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत तेजी के साथ में काम करेगा। धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया, सीखता चला गया, और सीखते सीखते मीटिंग अटेंड करते करते मुझे इस बिजनेस में मजा आने लग गया। पैसा तो बहुत नहीं आ रहा था, लेकिन मजा आने लग गया शुरुआत में। और मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि कितने लोग हैं जिनको आरसीएम बिजनेस करते हुए मजा आ रहा है, तो शायद बहुत सारे लोग यस बोलेंगे कि यस, हमें भी मजा आ रहा है, हमें भी मजा आ रहा है। आरसीएम बिजनेस में पहले मजा आता है और उसके बाद में पैसा आता है, या मैं यूं कहूं कि जिसको जितना ज्यादा मजा आता है काम करने में, उतना ज्यादा पैसा उसके पास में आरसीएम बिजनेस देना स्टार्ट करता है। तो शायद वो कोई गलत बात नहीं होगी। तो मुझे पैसा नहीं आ रहा था, मुझे मजा आ रहा था, अच्छा लगता था लोगों से मिलके बातचीत करके, और मैं इस बिजनेस में लगातार चलता चला गया। देखिए, जिंदगी में अगर हमें बहुत सारा पैसा कमाना है और बहुत आनंद के साथ में कमाना है, तो आप डॉक्टर जितेन आड़िया की एक बातचीत याद रखिए। डॉक्टर जितेन आड़िया एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, गुजरात से हैं, माइंड पावर के ट्रेनर हैं, और मुझे मौका मिला उनके साथ में बातचीत करने का, उनका इंटरव्यू मैंने लिया। तो डॉक्टर जितेन आड़िया बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपने जिंदगी को जीना है, जिंदगी को जीना है, जिंदगी में मजे करने हैं, तो आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। आपका जो प्रोफेशन है, यानी आपका जो काम धंधा है, जो भी आप करते हैं, उस काम को डूब के कीजिए, उसमें खो जाइए। पैशनेट पैशनेट होने का मतलब है कि बिल्कुल उसमें डूब जाना एकदम बुरी तरह से। तो वो कहते हैं कि अपने काम को, अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए आप, फिर जिंदगी में आप मजे करेंगे, आपको टेंशन नहीं रहेगी कभी भी। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा करते नहीं हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक सोमवार की सुबह आता है। तो सोमवार की सुबह क्यों आता है? जब इसकी डिटेल में गया तो ये पाया गया कि क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद में जब लोग नौकरी पे जाते हैं ना, तो वो नौकरी पे जाना नहीं चाहते हैं, और उस तनाव के कारण उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो आंकड़े कुछ अलग बोल रहे हैं। तो शायद इसीलिए डॉक्टर जितेन आड़िया ने एक दूसरा विकल्प दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने प्रोफेशन को पैशन नहीं बना पा रहे हैं, तो दूसरा विकल्प ये है कि आपका जो पैशन है उसको अपना प्रोफेशन बना लीजिए।
यानी आपको जिस काम में मजा आता है उस काम को इस तरीके से कीजिए कि उस काम के करने से आपको पैसा भी मिल जाए। जैसे हम में से बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट में शौक रखते हैं, देखते हैं, टीवी पे सुनते हैं, लेकिन हमें पैसा नहीं मिलता। हमें क्रिकेट हमारा पैशन तो हो सकता है, हम लोग पैशनेट हैं क्रिकेट को देखने को, सुनने को, जानने को लेके, लेकिन चूंकि हमने क्रिकेट को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया तो इसलिए हमें पैसा नहीं मिलता। डॉक्टर जितेन आडिया ये कहते हैं कि आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लीजिए। कुछ लोगों ने क्रिकेट को, उनका भी पैशन था, उन्होंने उसको प्रोफेशन बना लिया। विराट कोहली ने क्रिकेट को अपना पैशन बना लिया। शुरू में उसने भी ऐसे खेलना स्टार्ट किया होगा, पेरेंट्स ने बोला होगा कि शायद ये चलो इसको खेल में डाल देते हो, खेलना स्टार्ट किया और दूसरे बच्चों ने भी खेलना स्टार्ट किया। हिंदुस्तान में कितने, शायद कई लाख बच्चे क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं और उनमें से कुछ जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे या उनके पेरेंट्स उनको लेके सीरियस होते हैं और वो उनको प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना सिखाते हैं, उस प्रकार की कोचिंग देते हैं। तो विराट कोहली ने क्या किया, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया और आज विराट कोहली बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। और जितने भी स्पोर्ट्स वाले पर्सन हैं स्पेशली, तो वो इसी प्रकार से वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। तो आपके पास में दो विकल्प हैं सर। एक पहला विकल्प ये है कि आरसीएम बिजनेस को अगर आपने अपना प्रोफेशन माना है, आप इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं कि भाई आपका करियर है या आपका प्रोफेशन है, तो इसको पैशनेट होकर कीजिए, मजे के साथ में कीजिए। आरसीएम बिजनेस से जुड़े हुए हर काम में आपको आनंद आना चाहिए, मजे की अनुभूति होनी चाहिए। जब आप लोगों से मिल रहे हैं ना, नए लोगों से, तो आपके अंदर एक रोमांच होना चाहिए कि मैं नए लोगों से मिलने जा रहा हूं। आप जब जूम मीटिंग में आ रहे हैं, आपको डिजिटली बुलाया जाता है, तो आपके अंदर में एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। यानी आरसीएम बिजनेस से जुड़े हुए हर काम में आपको मजा आना चाहिए, प्रोफेशन के साथ में पैशन जुड़ना चाहिए। और अगर आपको आरसीएम में ऑलरेडी मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो सिर्फ मजा मत कीजिए, मजे के साथ में आप प्रोफेशनल तरीके से आरसीएम बिजनेस को कीजिए। पैशन को प्रोफेशन के साथ जोड़ना है सर। प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ, आपको मजा तो आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा लेकिन मजा आ रहा है, तो आप प्रोफेशनल ढंग से कीजिए। प्रोफेशनल ढंग का मतलब यह है कि जिस प्रकार एक प्रोफेशनल व्यक्ति नामों की सूची बनाता है, अपने जानकार लोगों के नाम लिखता है जिनको वो प्रोडक्ट सेल करेगा या अपने बिजनेस में उनको शामिल करेगा, उस प्रकार से सूची बनाइए, प्रॉपर डायरी में या एक्सेल पे बनाइए और प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह से उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए प्रॉपर वे में। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद में प्रॉपर वे में एक प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह आपके पास में एक बिजनेस किट होना चाहिए जिसमें सारे के सारे टेस्टिमोनियल हो, प्रोडक्ट हो, लिटरेचर हो, बॉडी स्कैनर की मशीन हो आपके पास में। वो प्रॉपर किट के साथ में जाके आप प्लान प्रेजेंटेशन दीजिए, बॉडी चेकअप कीजिए सामने वाले व्यक्ति का और प्रॉपर तरीके से आप क्लोजिंग कीजिए। तो जिस प्रकार प्रोफेशनल व्यक्ति काम करते हैं उसी प्रकार से हमें काम करना पड़ेगा अगर हमें मजा आ रहा है तो। सिर्फ मजे में बात नहीं बनेगी सर। तो मैंने भी यही करना स्टार्ट किया। पैशनेट तो था मैं, मजा तो मुझे आ रहा था, लेकिन प्रोफेशनलिज्म थोड़ा नहीं था। धीरे धीरे मैंने इसमें प्रोफेशनलिज्म लेना स्टार्ट किया और धीरे धीरे चीजें बदलने लग गई। लेकिन पहले अगर मैं कुछ सालों की बातचीत करूं, स्पेशली मैं शुरुआत के 2 सालों की बातचीत करूं, तो पहले 2 साल एक बहुत टफ टाइम मेरी जिंदगी का रहा। उस टफ टाइम में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। मैं नहीं चाहता था अपने शहर से बाहर जाके बिजनेस करना, लेकिन एक फौजी साहब छुट्टी पे आए, आते ही किसी ने उनको आरसीएम का प्लान दिखा दिया। फौजी साहब दीवानों की तरह आरसीएम बिजनेस करने लग गए और जब वो 2 महीने की छुट्टी के बाद में वापस जा रहे थे तो वो बहुत एक्साइटेड थे। ट्रेन में उन्होंने टीटी को मार्केटिंग प्लान दिखा दिया, जो टिकट चेक करने वाले रहते हैं, तो उनको मार्केटिंग प्लान दिखा दिया और वो टीटी साहब को भी विजन आया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन तो कर लिया और फौजी साहब ने क्या किया, उन्होंने मेरा नंबर टीटी साहब को दे दिया कि भाई मैं तो अभी बांग्लादेश बॉर्डर पे रहने वाला हूँ, वहां शायद फोन काम नहीं करेगा, ये मेरे अपलाइन है,
कोई जरूरत हो तो इनसे बातचीत कर लेना। तो जो टीटी महोदय थे उनके बार बार मेरे पास में फोन आने लग गए कि सर वो फौजी साहब हमें ज्वाइन करवा के चले गए, तो आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारे पास में आइए। मैंने कहा कहाँ पे आना है? तो बोले जी मालदा टाउन आना है। मैंने कहा जी मालदा टाउन मैंने तो सुना नहीं है, कहाँ पे पड़ता है? बोले जी वेस्ट बंगाल में पड़ता है, कैसे आना पड़ेगा? बोले जी ब्रह्मपुत्र मेल रेल चलती है दिल्ली से, शाम को 9 बजे चलती है, आप उसमें बैठिए और आप मैं सुबह यहाँ को आपको रिसीव कर लूंगा रेलवे स्टेशन पे। तो मैंने कहा जी चलो मैं देखता हूँ, सोचता हूँ। तो ऐसे सोचा सोची करता रहा मैं, तो उनके बार बार फॉलो आते रहे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं चलता हूँ। तो मैं मालदा टाउन में गया, कब गया? जब मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा आरसीएम बिजनेस से नहीं आता था, रनिंग एक्सपेंसेस भी मुझे नहीं मिलता था। तो उस समय मैं मालदा टाउन में गया और वहां पे जाके मेरा जो मैं यूं तो नहीं कहूंगा वेलकम हुआ, फूल मालाओं से स्वागत किया गया, लेकिन वहां जो सज्जन मुझे मिले वो आज आरसीएम बिजनेस में स्टार सफायर के लेवल पे हैं और उनका नाम है अवधेश कुमार सिंह। तो अवधेश कुमार सिंह से मेरी पहली मुलाकात हुई और मैं रेलवे स्टेशन पे ही जो एक रूम होता है उस रूम में मैं वहां पे रुका और पहली मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ लोग आए और वहां से मैंने आउट ऑफ टाउन जाके, मतलब मैं चाहता नहीं था बाहर बिजनेस करना, तो वहां मेरा बिजनेस चला गया और वहां पे मैं लगातार जाता रहा। लगातार जाता रहे का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, बहुत ज्यादा लोग जुड़ रहे थे, जबरदस्त मीटिंगें हो रही थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा, लोगों का कमिटमेंट लेवल मुझे दिख रहा था। और मैं मतलब अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बार शायद किसी शहर में गया होऊंगा तो मालदा टाउन में गया होऊंगा, इतनी बार गया हूँ मैं वहां पे। और मुझे कुछ घटनाएं याद हैं। एक बार मैं गया, मतलब दिल्ली से ब्रह्मपुत्र मेल में गया, पैसा नहीं होता था जेब में बहुत ज्यादा, तो जनरल कंपार्टमेंट में मैं सफर तय करता था कि भाई पैसे बच जाएंगे। और वहां पे जाने के बाद में मुझे बताया गया कि भाई इस बार हम लोग यहाँ टाउन में तो कोई मीटिंग नहीं करेंगे, शहर के बाहर छोटे छोटे जो गांव देहात के एरिया है वहां पे हम मीटिंगें करेंगे। तो मैं और मेरे साथी थे NH खान साहब, उनके पास में हीरो होंडा बाइक होती थी, तो उनकी बाइक पे मैं बैठा और बैठ के हम लोग गए मालदा टाउन। एक्चुअली एक बड़ा फेमस एरिया है, उसको सिटी ऑफ मैंगोज कहा जाता है। वहाँ बहुत सारे आम होते हैं, मालदा एक वैरायटी है, वो पर्टिकुलर वहीं पे होती है। हरे कलर का एक आम, हरा एक आम आता है और वो हरा ही मीठा हो जाता है। तो हम लोग गए मीटिंग के लिए, खान साहब के साथ में मैं था। तो कहीं पे हम पहुंचे तो किसी चौराहे पे किसी सज्जन से हमें मिलना था, वहां पे उन्होंने मीटिंग करवानी थी, तो वो टाइम पे आए नहीं। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो साथ में आम का बगीचा था, तो आम के बगीचे में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे। तो खेलने का मेरा बड़ा अच्छा शौक था, अभी भागवत जी ने फोटोग्राफ्स में भी आपको कुछ दिखाया। तो मैंने बोला, मैंने कहा खान साहब आप इंतजार कीजिए, मैं थोड़ा बच्चों के साथ में थोड़ा खेल लेता हूँ। तो मैं बच्चों के साथ में कम से कम 2 घंटे खेला हूंगा क्रिकेट। तो मैं क्रिकेट खेला और उसके बाद में खान साहब ने बाइक वाइक दौड़ाई होगी, इधर उधर ढूंढे होंगे कि यार बेइज्जती हो जाएगी, चलो 2-4 लोगों को पकड़ के लेके आता हूँ। तो वो 2-4 लोगों को लेके आए वहां पे, और एक बड़ा अच्छा सा अनुभव मेरा रहा वहां पे, अलग सा। तो वहां पे उन्होंने कैसे मीटिंग करवाई, वो एक गांव का एरिया था और वो एक चौक था एक्चुअली, वहां पे कुछ दुकानें बनी हुई थी और वहां पे चौक के ऊपर में एक माइक लगा दिया गया। जैसे नेताजी आते हैं ना चौक पे और नेताजी भाषण देते हैं, तो उसी माहौल में वो माइक लगा दिया गया, पेड़ के ऊपर में माइक बांध दिया गया, एक मेज लगा दी गई, उस पे व्हाइट कपड़ा था और वहां पे ऐसे स्टैंड वाला माइक खड़ा, और मेरे को बोला जी आप बताओ आरसीएम के बारे में। तो मैंने खान साहब को बोला धीरे से, मैंने कहा खान साहब बोर्ड चाहिए, ये क्या है? बोले नहीं सर, यहाँ तो ऐसी मीटिंगें होती है हमारे यहाँ बंगाल में। तो मैंने बताया, कुछ भी बताया, डोंट नो मैंने क्या बताया, लेकिन हाँ मैंने बताया, मैंने ये नहीं कहा कि मीटिंग नहीं होगी, मैंने कुछ वहां पे बताया। तो उस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं जुड़ती चली गई और ये सिलसिला जब जारी हुआ, 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद में मैं एक ऐसे दोराहे पे खड़ा हो गया आके, मैंने जब हिसाब किताब लगाया 2 साल का, तो हिसाब किताब में मैंने ये पाया कि मैं 2 लाख रुपए का कर्जदार बन गया हूं। मैंने 2 लाख रुपया फाइनेंस लिया हुआ है किसी फाइनेंसर से, और उसका मुझे हर महीने ब्याज भी देना होता है। और वो पैसा जो मैंने लिया वो घर वालों की सहमति के बिना लिया, घर वालों को बताए बिना लिया।
और जिस व्यक्ति से लिया था वो बार बार ये कह रहा था कि भाई मेरा पैसा वापस करो वापस करो। और मुझे डर इस बात का था कि अगर मैंने वापस पैसा नहीं लौटाया तो इन्होंने अगर घर वालों को ये बात बता दी तो घर वालों को बहुत बुरा लगेगा और उनको ये लगेगा कि हमारे से बगैर पूछे तुमने इतना स्टेप उठा लिया। तो वो चीज मुझे बहुत पीड़ा दे रही थी और मुझे लगता था कि मैं आरसीएम बिजनेस छोड़ूं या करता रहूं। एक ऐसी सिचुएशन में मैं खड़ा था। और मैं बाकी सभी साथियों को भी ये कहना चाहता हूं, देखिए आपको आरसीएम बिजनेस करते हुए कितना टाइम हो गया मुझे नहीं मालूम, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है आई डोंट नो, फैमिली में किस प्रकार का सपोर्ट है वो भी मुझे नहीं मालूम है। आप भी शायद कई बार ऐसी जगह पे खड़े होंगे जब आपको लगेगा कि आप इसको छोड़ें, आप इसको करें। मैं भी उसी जगह पे खड़ा था और उस समय मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूं हमेशा कि उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं लगातार इस बिजनेस को करता रहूं। कहीं ना कहीं मुकेश कोठारी जी की वो स्पीच मुझे मोटिवेट करती थी जिसमें वो कहते थे कि आरसीएम बिजनेस चाइनीज बम्बू की तरह काम करता है। चाइना में एक पेड़ होता है जिसको चाइनीज बम्बू कहते हैं। जब उसको जमीन में लगाया जाता है तो शुरुआत के कई महीनों तक वो जमीन के अंदर अपनी जड़ों का विस्तार करता है, वो बाहर निकलता नहीं है। लेकिन जब उसकी जड़ों का विस्तार हो जाता है और जब वो जमीन से बाहर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है और बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। पेड़ तो नहीं कहेंगे, वो बांस होता है, तो वो बहुत लंबाई तक जाता है, बहुत हाइट तक जाता है। तो कोठारी साहब कहते थे कि आरसीएम बिजनेस भी चाइनीज बम्बू की तरह काम करता है। शुरुआत में हम लोग सीखते हैं, टीम बनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं और हमें लगता है कि हमें परिणाम नहीं मिलते हैं। लेकिन जिस दिन ये चाइनीज बम्बू अपनी जड़ों को मजबूत कर लेगा, यानी आपका डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगा। तो शायद कोठारी साहब की उस बात ने मुझे मोटिवेट किया। बीसी छावड़ा, केसी छावड़ा जैसे बड़े लीडर्स को जब हम लोग सुनते थे आरसीएम बिजनेस को लेकर, उनका कमिटमेंट और विजन जब देखते थे, शायद उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित किया। किताबों ने शायद कहीं मुझे मोटिवेट किया होगा कि हर आदमी ने संघर्षों से वो निकला है और चैलेंजेस उसकी जिंदगी में आए हैं। और मैंने डिसाइड किया कि मैं लगातार आरसीएम बिजनेस को करता रहूंगा। और 2 साल के बाद में स्थितियां थोड़ी बेटर हुई। एट पार की इनकम में मैं पहुंचा। एट पार मतलब जितना खर्चा होता था उतना पैसा आने लग गया और उसके बाद में धीरे धीरे चीजें बदलने लग गई। एक घटना और मुझे अच्छे से याद है, वो भी मालदा टाउन से ही उसका संबंध है और मुझे अच्छे से वो घटना याद है। मैं मालदा टाउन में था, अवधेश कुमार सिंह बाइक चला रहे थे, यमा बाइक थी उनके पास में और मैं पीछे बैठा हुआ और हम लोग एक मीटिंग के लिए जा रहे थे। वो लोकेशन मुझे अच्छे से याद है, वहां पे एक चौक था पुल के नीचे, उस चौक के आसपास में कहीं हम थे। नया नया मैंने मोबाइल फोन लिया था और घर से फोन आता है श्रीमती जी का। मैंने फोन रिसीव किया तो श्रीमती जी की आवाज में थोड़ा सा गुस्सा था। उन्होंने कहा कहाँ पे हो? मैंने कहा मालदा टाउन। आपको मालूम है आज क्या तारीख है? मैंने कहा हाँ मालूम है, 28 नवंबर है और अभी शाम को मीटिंग होने वाली है, मीटिंग में ही जा रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा निराश होकर ही बोला, आपको ये तो याद है कि आज मीटिंग है, लेकिन आप ये भूल गए आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो उनकी बातों ने मुझे भी इमोशनल कर दिया थोड़े टाइम के लिए। मुझे लगा कि यार नहीं, इतना पागलपन तो नहीं होना चाहिए कि शादी की सालगिरह जैसी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो भी मुझे याद नहीं रही। मैं इतना तो मतलब मैं इतना पागल हो गया क्या आरसीएम बिजनेस में? लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला और मैंने उनको कहा कि थोड़ा टाइम और रुक जाओ। जिस दिन 5 साल हो जाएंगे ना पूरे आरसीएम बिजनेस करते हुए, उस दिन हम लोग शादी का केक काटेंगे और छोटी मोटी जगह नहीं काटेंगे, ताज होटल में काटेंगे। मुझे नहीं मालूम था ताज होटल कैसा होता है, ताज का बस नाम सुना था कि ताज होटल में केक काटेंगे। और जिस दिन 5 साल हो गए थे, कॉन्शियसली 5 साल के बाद में मैं और सुदेश हम लोग गोवा गए और गोवा के ताज होटल में हम लोगों ने केक काटा। हम लोग वहां पे रहे 4-5 दिन के लिए, बहुत एंजॉय हम लोगों ने किया। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ आरसीएम बिजनेस में, देखिए ये बिजनेस उन लोगों का बिजनेस नहीं है जो जॉब एटीट्यूड के साथ में इस बिजनेस को करते हैं कि भाई काम किया तो जैसे नौकरी में रहता ना कि हमने काम किया और अगले महीने तनख्वाह मिलनी चाहिए, और नहीं मिली तो फिर 1-2 महीना भी लेट हो गया तो हम लोग कंपनी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो लोग
विजन के साथ में काम कर सकते हैं। यानी आज काम करेंगे, लेकिन आज काम करने का फायदा 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद उनको क्या मिल सकता है, इस सोच के साथ जो लोग काम करेंगे उनके लिए बिजनेस डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये फ्यूचर का बिजनेस है, ये भविष्य का बिजनेस है। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान जो है लीड करेगा दुनिया को। जो डाटाज हैं, जो CAGR है हिंदुस्तान का पिछले 3 साल का, वो 16.1% है, जो दुनिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। और उस CAGR की तहत हिंदुस्तान और दूसरे देशों ने अगर आगे इसी स्पीड में आगे बढ़े तो 2037 आते आते हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार करने वाला देश बन जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग संभावनाओं का बिजनेस है और विजन का बिजनेस है। तो आप भी कोई कमिटमेंट कीजिए कि भाई इतने साल तक, देखिए बड़ी अगर प्राप्ति चाहिए ना सर, आप सारी चीजों को साथ में लेके नहीं कर सकते। अगर महात्मा गांधी जी ने ये सोचा होता कि यार बच्चों का अगर जन्मदिन नहीं मनाया तो कस्तूरबा जी नाराज हो जाएंगी, तो देश को आजादी नहीं मिलती। अगर भगत सिंह जी ने ये सोचा होता कि मेरे शहीद होने के बाद में माता जी का कौन ख्याल रखेगा, तो शायद देश को तब भी आजादी नहीं मिलती। वो देश की आजादी की बातचीत हो या हमारी अपनी खुद की आजाद फाइनेंशियल फ्रीडम की बातचीत हो, तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा और आपको मरने मिटने के लिए, खपने के लिए, भूलने के तैयार रहना पड़ेगा, तभी बड़ी प्राप्तियां होती हैं, हर क्षेत्र में होती हैं। तो एक तो मैं अब तक की अपनी कहानी से आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको बड़ा अचीवमेंट लेना है आरसीएम बिजनेस में, अगर आरसीएम में आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय, मेरी एक ऑडियो भी थी 45 साल या 5 साल, उसमें मैंने इसी चीज पे जोर दिया था कि आप नौकरी करें या ट्रेडिशनल बिजनेस करें, आपको 45 साल तक करना पड़ेगा। और 45 साल करने के बाद में रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको फिर बहुत सारा और पैसा मिलने लग जाएगा, लेकिन आरसीएम बिजनेस को अगर आपने तरीके से, ढंग से, कमिटमेंट से 5 साल अगर कर लिया, तो 5 साल एक बार काम करने के बाद में आपकी जिंदगी एक अलग तरह की जिंदगी बन जाएगी और जिंदगी की जो आपके सपने हैं वो सारे पूरे होते आपके चले जाएंगे। तो आज फिर ये ऑडियो कब बनाया था, ये बॉम्बे की रिकॉर्डिंग है, शायद 2002 या 3 में, आज से 18 साल पहले शायद ये रिकॉर्ड हुई होगी ऑडियो, लेकिन आज 2021 में मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर आपने 5 साल तक तबीयत के साथ में आरसीएम बिजनेस को दे दिया, तो आपको वो सब मिल जाएगा। जो आज आप सोच सकते हैं वो भी मिल जाएगा, और जो आज आप सोच नहीं सकते हैं वो भी मिल जाएगा। क्योंकि आज आरसीएम बिजनेस ने जो मुझे दिया है वो मैं कल्पना नहीं कर सकता था 2001 में जब मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। मुझे मालूम नहीं था कि मर्सिडीज बेंज नाम की कोई गाड़ी होती, ब्रांड होती है। हमारे वहां तो मारुति 800 होती थी बस। मारुति 800 मतलब दुनिया की सबसे बढ़िया गाड़ी। घर का मतलब पक्का घर हो, फर्श जो है वो पत्थर का हो, बस वो बढ़िया घर। तो वहां की बैकग्राउंड में आप बड़े सपने नहीं सोच सकते, लेकिन ये आरसीएम बिजनेस की खूबी है कि आरसीएम बिजनेस ने 5 साल के बाद में मेरी पूरी जिंदगी को एकदम से बदल के रख दिया था। जो चीजें मैंने सपने में भी नहीं सोची थी, वो सारी की सारी चीजें आरसीएम बिजनेस ने उस समय मुझे देना स्टार्ट कर दी थी। और अपलाइनों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि से, टीसी छावड़ा सर के विजन की वजह से आज जिस प्रकार का लाइफस्टाइल आरसीएम के लीडर्स जीते हैं, स्पेशली डायमंड का जो लाइफस्टाइल होता है वो एक अल्टीमेट लाइफस्टाइल होता है जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूं, जहां पे आपको ना अजीब तरह का एक आनंद आता है, अलग तरह का सुकून मिलता है। मुझे अच्छे से याद है शुरुआती दिनों में क्या होता था, फंड ट्रांसफर नहीं होता था, जैसे खटाक से आपके अकाउंट में 7 तारीख को पैसा आ जाता है। उन दिनों क्या होता था, कंपनी डिमांड ड्राफ्ट बनवाती थी। जी हाँ, हम डिमांड ड्राफ्ट के जमाने के आदमी हैं। चेक इसलिए नहीं भेजती थी, लोगों को चेक पे यकीन नहीं होता था। डीडी बन के आता था 500 रुपए का भी, तो डीडी बन के आता था, डाक से लेट हो गया, बैंक में डाला, थोड़ा पैसा आने में देर हो गया, तो वो 5-7-10 दिन भी मैनेज करना मुश्किल हो जाते थे, पैसे नहीं होते थे।
लेकिन आज स्थिति ये है कि बैंक में इतना पैसा आता है कंपनी से कि वो 2-3 महीने में इतना इकट्ठा हो जाता है, बैंक वाले परेशान करना शुरू कर देते हैं कि सर इतना पैसा है, इसका ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और पिछले दिनों मैंने परेशान हो कि यार इतना पैसा आता है, इस पैसे का मैं करूं क्या। मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की, उस ट्रेनिंग में कौन लोग जाते हैं, उस ट्रेनिंग में वो लोग जाते हैं जिनके पास में बहुत सारा पैसा है और खूब सारा आता है, और वहां पे ये सिखाया जाता है कि उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। वरुण मल्होत्रा करके एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट ट्रेनर है, तो उनका मैंने भारी भरकम पैसे देके कोर्स अटेंड किया कि भैया जो पैसा आता है ना, इसको लगाने का तो तरीका होना चाहिए, मैं इस पे एनर्जी नहीं लगाना चाहिए, आए और इन्वेस्ट कर दूं तरीके से। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज अगर आपको इस चीज की परेशानी है कि पैसा नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो एक दिन आपको इस चीज की परेशानी होगी कि इतना आ रहा है, इस पैसे का करूं क्या, क्या क्या प्लान करूं मैं इसके लिए। उतना पैसा आएगा, मैं सब कुछ भूल जाता था, मैंने बताया मैं मैरिज एनिवर्सरी भूल गया। मुझे अच्छे से याद है, बच्चों को अपना जन्मदिन बहुत प्रिय रहता है, बच्चे चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके जन्मदिन पे रहें, क्योंकि स्कूल में दूसरे बच्चों के भी जन्मदिन मनते हैं। शुरुआती दिनों में मीटिंग दे दी, अब दे दी तो दे दी, तैयारी हो रही है। आप ये थोड़ा कह सकते हैं बच्चों को कि बेटा मेरी तो नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को ये थोड़ा कह सकते हैं कि जी बच्चे का जन्मदिन आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था तो मीटिंग कैंसिल। तो मीटिंग में तो जाना ही है। तो मैंने बच्चों को बड़े प्यार से क्या समझाता था मैं, जैसे तन्वी का बर्थडे रहता था 15 अक्टूबर का, तो मेरी 13 तारीख को जाना है तो मैं 12 तारीख को इसका जन्मदिन मना देता था। मैंने कहा बेटा हम थोड़ा अलग मनाएंगे, 15 तारीख को देखो तुम्हें एक डिश मिलेगी, छोटा गिफ्ट मिलेगा, 12 को मनाएंगे तो 12 को मैं तुम्हारे लिए 4 गिफ्ट लेके आऊंगा, तो बताओ 12 को मनवाएं या 15 को मनाएं। वो बोलती नहीं पापा 12 को मनाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है 12 को मनाएंगे। तो 12 को उसका जन्मदिन मना के मैं चला जाता था। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो मौके रहते हैं हमारे, वो बहुत सेक्रीफाइस मैंने किए। लेकिन आज स्थिति ये है, सबसे पहले मैं मैरिज एनिवर्सरी की डेट जो है वो बुक करता हूँ, वो लिखता हूँ उसमें, पूरे साल का कैलेंडर में बुक है। कुछ भी कोई बड़ा इवेंट है, आना जाना कुछ नहीं है, पहले मैरिज एनिवर्सरी, 5 साल सेक्रीफाइस किया। बच्चों के बर्थडे हैं तो सबसे पहले वो नोट किए जाते हैं, उसके बाद में मीटिंग सेमिनार जो होगा वो बाद में होगा। लेकिन आप ऐसा मत करना, आप अभी 10% के लेवल पे हो और आप ये डायमंड वाला स्टाइल बनाना शुरू कर दो कि पहले तो बच्चों के बर्थडे में कोई मीटिंग नहीं करनी है, शादी से एनिवर्सरी से 3 दिन पहले 3 दिन बाद नहीं करनी है। तो वो अभी मत करना, वो आपने तब करना है जब आप 5 साल मेहनत करके उस लेवल पे पहुंच जाओगे। और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूं सर। न केवल मात्र देखिए आरसीएम बिजनेस में जो आप डायमंड पे पहुंचेंगे, न केवल मात्र आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, अपितु बहुत सारे पैसे के साथ साथ में आप एक इस प्रकार की पर्सनैलिटी बन जाएंगे, इस प्रकार के आपके विचार हो जाएंगे कि आपको एक अलग तरह की खुशी महसूस होगी, लोगों के लिए कुछ करने का मन करेगा, सोसाइटी के आप काम आने के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे, आप लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करेंगे, आपकी वजह से अगर किसी को लाभ हो जाए तो आप वो करना चाहेंगे। तो उस प्रकार की एक अलग तरह की सोच, अलग तरह की जो संतुष्टि वाले भाव है ना, फुलफिलमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, इनलाइटमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो वाली फील आती है, उसको मैं एंजॉय कर रहा हूं आपसे बात करते करते। अब मुद्दे की बात मैं आपसे करता हूं, और मुद्दे की बात यह है कि एक व्यक्ति वो अगर आरसीएम का डायमंड बनना चाहता है, तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायमंड बनने के लिए कितना बिजनेस चाहिए। जी हाँ, 50 करोड़ का वॉल्यूम चाहिए, एक साल में इकट्ठा करके नहीं, एक महीने का। तो 50 करोड़ का वॉल्यूम आपको लगेगा कि जी 50 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, कैसे करेंगे। तो आप ये मान लीजिए कि 50 करोड़ हो सकता है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में 3 डायमंड है और एक स्टार डायमंड है, उन्होंने किया है, तो आपका भी हो जाएगा। तो हो सकता है। कैसे होगा, मैंने क्या किया, 50 करोड़ महीने का धंधा करने के लिए, और ये बिजनेस बहुत आसान है। कॉपी कैट मार्केटिंग की किताब है वर्क हेजेस की, उसमें वो लिखते हैं कि जिंदगी में कामयाब होना बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको ये करना है, जिस क्षेत्र में आप कामयाब होना चाहते हैं उस क्षेत्र के कामयाब लोगों को देखिए कि वो
क्या करते हैं, जैसा वो करते हैं हूबहू आप वैसा कीजिए, उनको कॉपी करना शुरू कर दीजिए। जैसे वो कपड़े पहनते हैं वैसा कपड़ा पहनिए, जैसे वो बोलते हैं वैसा बोलिए, जिन लोगों में उठते बैठते हैं वैसे उठना बैठना शुरू कर दीजिए, जो वो किताबें पढ़ते हैं वैसी किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। एज इट इज अगर आप उनको कॉपी करेंगे तो कुछ सालों के बाद आप बिल्कुल उनके मुकाम पे पहुंच जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग की तो यही खूबी है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आदमी जितना ज्यादा नकलची होगा ना, जितना ज्यादा नकलची होगा, कॉपी करने में मास्टर होगा, वो उतना जल्दी इस बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। और कॉपी करने में थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए। कई बार जिस आदमी की आप कॉपी कर रहे होते हैं तो उसकी अगर कुछ एक आध अगर वीकनेस है तो वो भी आप कॉपी कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉमन सेंस की आपको जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो राइट, मैंने क्या किया, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। पहला काम मैंने ये किया कि आरसीएम बिजनेस को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखा। तो इसको पॉइंट को मैं दूंगा, पहला पॉइंट बोलूंगा टॉप प्रायोरिटी। आरसीएम बिजनेस में मैं आया, शुरुआत में सीरियस नहीं था, लेकिन जब से मैं सीरियस हुआ, मैंने अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता आरसीएम को बना लिया। मैंने एग्जांपल दिए, बच्चों के बर्थडे के एनिवर्सरी का एग्जांपल दिया। मेरा केबल टीवी का बिजनेस था, केबल टीवी के बिजनेस के प्रति मैं बिल्कुल बेपरवाह हो गया। उसमें से जो पैसा आता था वो आना बंद हो गया, कंपटीशन हो गया, मतलब संभाला ही नहीं मैंने। विवाह, शादी, रिश्तेदारी सब नाराज हो गए। मैंने फुल्ली फोकस रह के आरसीएम बिजनेस में काम किया। मैं ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं कि आरसीएम बिजनेस में आने के बाद में मेरी एक होम मीटिंग भी कैंसिल नहीं हुई आज तक। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने आरसीएम बिजनेस को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखा। और आप भी अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो आप टॉप प्रायोरिटी पे रखिए आरसीएम बिजनेस को, फोकस रह के काम कीजिए। मैं लोगों को देखता हूं, वो कहते हैं जी मुझे 5 साल हो गए, मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं, 7 साल में उनकी बातें नहीं बदली, उनका तरीका नहीं बदला, उनके विचार नहीं बदले, उनका ढंग नहीं बदला, उन्होंने कुछ सीखा नहीं। 7 साल में वो 70 काम करके वापस लौट के आ जाते हैं। 7 साल काम करके वो इलेक्शन आते हैं तो दो महीने इलेक्शन में गायब हो जाते हैं। फिर पड़ोस में किसी की शादी होती है तो 1 हफ्ते फिर गायब हो जाते हैं और कहते हैं जी कुछ हो नहीं रहा है। आपको फोकस्ड रह के कंसिस्टेंसी के साथ में टॉप प्रायोरिटी पे रख के काम करना पड़ेगा। दूसरा काम जो मैंने किया वो मैंने आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। प्रोडक्ट हमारे पास में बहुत ज्यादा नहीं थे, सिस्टम समझ में आ गया था। मैंने बिल्कुल 100% एनर्जी आरसीएम बिजनेस पे लगाई। डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप काम करते हैं ना तो दूसरे लोग आपको अप्रोच करते हैं। जब उनको मालूम चल जाता है ना यार आरसीएम का बंदा है, इसकी टीम में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो वो आपके आएंगे, आपको धीरे से बोलेंगे। पहले तो आपसे बातचीत करेंगे कि जी आपसे मिलना है, आपके बारे में थोड़ा जानना है, प्लान के बारे में। और वो आपके पास आएंगे और चुपके से अपना प्लान दिखाएंगे और आपको बता देंगे कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाए, इसमें बहुत कुछ पैसा है, ऐसा है, ये है, वो है, वो सारी चीजें। और हम कहीं ना कहीं उन चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और जैसे ही आप उन चीजों के प्रति अट्रैक्ट होंगे, आपका जो एनर्जी है, जो 100% लगा हुआ था, वो एनर्जी डाइवर्ट हो गया। अगर 10-20% उनको सुनने में, सोचने में, विचार करने में लग गया तो फिर आउटपुट तो आपका कम आएगा ही। तो मैंने क्या किया, मैंने कहीं पढ़ा कि जो वो जो तांगे में जो व्यक्ति घोड़ा जोतता है, तो वो अच्छी स्पीड लाने के लिए घोड़े के दोनों तरफ, दोनों नजरों के साइड में एक ब्लिंकर लगा देता है। तो जब वो ब्लिंकर उसके साइड में लगता है तो घोड़े को कुछ नहीं दिखता है, न उसको घास दिखती है, न घोड़ी दिखती है, उसको सिर्फ मंजिल दिखती है और वो मंजिल पे जल्दी पहुंच जाता है। कोई भी व्यक्ति मेरे पास में, पहली बात तो ये कि मेरी कमिटमेंट को देख के, मेरे पागलपन को देख के कोई व्यक्ति मेरे पास में आया नहीं कि वो प्लान दिखाने के लिए आए। और एकाध अगर कोई आ भी गया होगा तो मैंने बड़ी विनम्रता के साथ में उसको नमस्ते किया। मैंने कहा भाई साहब, आपकी कंपनी मान लिया बहुत बढ़िया है, आपका प्लान बहुत बढ़िया है, आपके प्रोडक्ट मतलब जो है ना वो आसमान से आए हैं, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। लेकिन मैं आरसीएम बिजनेस को लेके कमिटेड हूँ और मेरा कमिटमेंट है कि मैं जिंदगी भर आरसीएम करूंगा। इस कमिटमेंट के साथ में आया हूँ, प्लीज मेरा कमिटमेंट मत तोड़िए। तो आदमी ने फिर मेरे से बातचीत नहीं की। और जब आप थोड़ा सा, आपके मन में कुछ लालच रहेगा, कुछ देख लूंगा, कर लूंगा, चलो सीख लूंगा, चलो एक आईडी तो लगा ही दूंगा, फिर कैसे कामयाबी?
हमने सुना है ना, अगर आप 2 नाव में पैर रखेंगे तो डूबना तय है। तो यहां भी आप फोकस रह के काम कीजिए। देखिए, आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। डिजिटल युग में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्लान भी आपको दिखते हैं। कुछ लोग प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, आपके पास में आएंगे। लेकिन आप अगर बिल्कुल फोकस्ड हैं, ब्लिंकर्स लगा रखे हैं आपने, कुछ दिखता नहीं है, 100% एनर्जी आप आरसीएम बिजनेस पे लगाएंगे, तो फिर अगर अब तक आपके पास में परिणाम नहीं है, तो आप इस प्रकार से काम करके देखिए, आपके पास में चमत्कारिक परिणाम आएंगे। मैं एग्जांपल आपके सामने हूं, मैंने ऐसा किया। तीसरा काम मैंने किया, लर्निंग एटीट्यूड। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहा, हमेशा, ऑलवेज, आज भी हूं। मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, इफ यू डोंट हैव ए लर्निंग एटीट्यूड, कोई भी नहीं सिखा सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। और अगर आप सीखना चाहते हैं, तो नाली में पड़ा हुआ शराबी और एक छोटा सा बच्चा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। वो नजरिया होना चाहिए सीखने का। मैंने बहुत सीखा, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। मैंने मीटिंग सेमिनार में जब मैं जाता था ना, आज भी उसको मैं आज भी फॉलो करता हूं। अगर 5 घंटे की मीटिंग है ना, तो मैं पानी पीने के लिए नहीं उठा कभी। आगे की सीट पे बैठता था और बस पूरी मीटिंग में नोट्स बनाता रहता था, लिखता रहता था। और मैं देखता था लोग 5 बार उठ जाते थे 5 घंटे में, तो चाय पी के आते थे, टहलते थे, जैसे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। हमारे जमाने में उतनी ज्यादा ऑडियो वीडियो नहीं रहती थी। आज तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भरमार पड़ी है आपके पास में। तो मुझे अच्छे से याद है, एक बार कोई एक मीटिंग थी और उस मीटिंग के बाहर में कुछ कैसेट बिक रही थी, एजुकेशनल टेप। एक टेप मैंने वहां से खरीदी और मैं उसको लेके घर पे आया। रात को शायद 2 बजे पहुंचा मैं। 2 बजे पहुंचने के बाद घर पे टेप रिकॉर्ड था। मैंने उस टेप रिकॉर्ड में टेप को लगाया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस टेप को मैंने पूरा सुना, कंप्लीट सुना। सुनने के बाद में सुना, मुझे ये था कि मैंने सीखना इसमें है क्या, वो वाला पागलपन। जब मेरे पास में बहुत सारा पैसा नहीं था, उस समय मैंने ट्रेनिंग के ऊपर में बहुत खर्च किया। शिव खेड़ा जी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसकी शायद 50,000 रुपए के लगभग फीस थी। 4 दिन का एक वर्कशॉप था, वो मैंने अटेंड किया। तो लर्निंग को लेके आप इन्वेस्टमेंट भी उस पर कीजिए और सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। सीखना बंद तो जीतना बंद। और जब भी आप सीखें, किसी से भी सीखें, उसका एक ही मंत्र है, बिल्कुल अज्ञानी बन के सीखें। आपका रुतबा, आपकी पेन वेन सब साइड में रख के तब सीखने के एटीट्यूड से बैठिए, किसी के भी सामने जब आप बैठे। सुकरात की एक बहुत अच्छी कोटेशन है। सुकरात ने कहा, आपको मालूम है कि सुकरात यूनान के रहने वाले थे। तो सुकरात ने कहा कि मेरे को छोड़ के सारा यूनान, मेरे को छोड़ के सभी यूनानी मूर्ख हैं। क्या कहा? मेरे को छोड़ के सभी यूनानी मूर्ख हैं, क्योंकि केवल मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता, अज्ञानी हैं आप, तभी आप सीख पाएंगे। अदरवाइज तो आपकी ईगो सामने आ जाएगी, आपकी पिन सामने आ जाएगी, आपकी उम्र के स्पेस बाल सामने आ जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस सामने आ जाएगा। सो लर्निंग एटीट्यूड रखिए, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखिए। ये मैंने किया। चौथा काम मैंने क्या किया, मैंने अपने शहर से बाहर जाके बिजनेस किया, आउट ऑफ टाउन जिसे हम लोग बोलते हैं। सतीश पंडित जी ने इसके ऊपर में एक बहुत शानदार टेप बनाया है, आउट ऑफ टाउन ग्रुप। 2 तरीके से आप आउट ऑफ टाउन जाके काम कर सकते हैं। कई बार ये होगा कि आपकी टीम के लोग कहीं बाहर ज्वाइनिंग करवाएंगे, और जब आपको वो ज्वाइनिंग मिल जाए तो आप वहां पे जाके काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मालदा टाउन में मैं चाहता नहीं था कि मेरा बिजनेस वहां पे जाए, लेकिन मेरा बिजनेस वहां पे चला गया, तो उस बिजनेस के पीछे पीछे में चला गया। एक तो ये तरीका है। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए, आप अपने गांव में, अपनी ढानी में बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, अपने शहर में बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपको बीज बोने पड़ेंगे दूर दूर के एरिया में। और आज हम लोग डिजिटल युग में हैं, बहुत आसान है चीजों को मैनेज करना। हमारे जमाने में तो टफ रहता था।
तो आप अपने बिजनेस को थोड़ा बाहर निकालिए। मैंने मालदा टाउन में आज से 20 साल पहले जो पौधा लगाया था, आज उसके कितने सारे फ्रूट्स हैं। मालदा टाउन शहर में अगर मैं स्टार एमराल्ड से ऊपर की बातचीत करूं तो शायद दर्जनों लोग होंगे। तो बीज लगाया था तो उसके फ्रूट हैं सर। कई बार ये होगा कि आपका बिजनेस जा नहीं रहा, जिस एरिया में आप चाह रहे हैं ना लेके जाना, वहां पे कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो आप चाह के वहां पे जाइए कि मैंने वहां पे बिजनेस करना है। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जानता हूं कि एक व्यक्ति ने ये कोशिश, वो ये चाहता था कि मेरा बिजनेस वहां पे हो, और वो सिंपली क्या गया, वहां पे जाके उसने रूम किराए पे ले लिया और वहां पे रहना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना, प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट किया, और वहां उसका बिजनेस खड़ा हो गया। मैं अपना एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं मालदा टाउन में मेरा बिजनेस गया, मैं नहीं चाहता था, लेकिन साउथ इंडिया में मैं बिजनेस करना चाहता था, क्योंकि साउथ इंडिया खाली पड़ा था जब मैंने वहां पे बिजनेस करने की शुरू की। तो मुझे कोई लिंक नहीं मिल रहा, कोई कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहा। तो एक व्यक्ति थे जो हमारे साथ में केबल टीवी का जब हम लोग काम करते थे, वो तो केबल्स और एम्पलीफायर सप्लाई करते थे। तो मुझे मालूम चला कि उनकी ट्रांसफर हैदराबाद में हो गई है। उनका नाम था देवेंद्र अरोड़ा। तो मैंने देवेंद्र से बातचीत की, मैं वहां पे गया, और देवेंद्र का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आज से मैं काम करने में, लेकिन फिर भी मैं वहां पे गया, लगातार जाता रहा, और परिणाम ये रहा, उस समय किटें आती थी, मेरी 20 किट उधार में चली गई, वहां पे एक पैसा वापस नहीं आया। कुछ ज्वाइनिंग आई और मतलब बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता था कि साउथ में मैंने बिजनेस करना है। और ऐसे करते करते एक कॉन्टेक्ट मिला मुझे गुड़गांव में, एक मीटिंग के बाद एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि मैं तो बिजनेस आरसीएम नहीं कर सकता। मैंने क्यों नहीं कर सकते? बोले जी मेरी तो ट्रांसफर हो रही है, अभी बेंगलोर जा रहा हूं मैं तो 10 दिन के बाद में। मैंने कहा बेंगलोर जा रहे हैं? बोले हाँ जी बेंगलोर जा रहा हूँ, वहां तो किसी को जानता ही नहीं मैं। मैंने कहा जी बस आपने अपना वहां का लोकल नंबर मुझे दे देना है, बाकी काम मैं करूंगा। तो मेरी इच्छा थी कि वहां पे बिजनेस जाए, और ऊपर वाले की कृपा से, अपलाइन की डायरेक्शन की वजह से आज बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग साउथ इंडिया में कर रहे हैं। तो आप भी सिर्फ अपने घर में रह के बिजनेस करने का एटीट्यूड मत रखिए। आरसीएम बिजनेस पूरे देश में फैला हुआ है, तो आप बिजनेस को बाहर फैलाइएगा तो उसके आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होने वाले हैं। 5वां काम जो मैंने किया सर, वो किया, मैं हमेशा पॉजिटिव रहा, ऑलवेज पॉजिटिव, हर परिस्थिति में, हर हालात में, हर स्थिति में पॉजिटिव। ये गुण अगर हमारे अंदर में आ गया ना सर, हम लोग 21वीं सदी के हीरो बन जाएंगे। 2 ही गुण चाहिए 21वीं सदी के लिए, इफ यू वांट टू लीड द सेंचुरी। पहला गुण, लोक व्यवहार में निपुणता, ह्यूमन बिहेवियर के मास्टर होने चाहिए। लोग किस चीज से खुश होते हैं, नाराज होते हैं, वो हो आपका आइडिया। और दूसरा, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना। सुनामी अगर आ गई तो ये देख के नहीं रोना क्या खत्म हो गया, ये देख के खुश रहना कि क्या बच गया। एक्सीडेंट हो गया और एक पैर टूट गया तो रोना नहीं कि एक टूट गया, ये खुश होना कि एक तो बच गया, शुक्र है मालिक तेरा, लाख लाख शुक्र है। तो ये वाला एटीट्यूड अगर आपका डेवलप हो गया ना सर, देखिए मैं एक दो एग्जांपल आपके देना चाहता हूं, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे काम करता है आपका, आपके लिए। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे अपलाइन ने, मेरे स्पॉन्सर ने शुरुआत में मुझे बहुत हेल्प किया, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर में वो आरसीएम छोड़ के किसी दूसरी में चले गए। अब वो जब छोड़ ले गए, अपलाइन छोड़ के जाएगा तो आदमी कैसे रहे? नेगेटिविटी आती है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो नेगेटिविटी में अगर आप ये सोच लेना कि इसमें अपॉर्चुनिटी है कोई ना कोई, जब भी प्रॉब्लम आएगी ना, प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, एक हमें दिखता है, दूसरा दिखता नहीं, लेकिन दूसरा होता है, उसके बिना सिक्के का अस्तित्व नहीं है। तो उसी प्रकार से जब प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम हमें दिख रही है, लेकिन प्रॉब्लम के पीछे क्या है? अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी हमें देखनी पड़ेगी, क्या अपॉर्चुनिटी। तो मेरे स्पॉन्सर जब बिजनेस छोड़ के गए तो मुझे उसमें ये अपॉर्चुनिटी दिखी कि इनके जाने से मैं अपने शहर का सबसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा, मेरी बैठे बैठाए प्रमोशन हो जाएगी। तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी और वो एक पॉजिटिव पक्ष मुझे दिखाई दिया, तो मैं एक्साइटेड होकर मैंने काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद में हमारी स्टेट के, मैं हरियाणा से हूं, तो हरियाणा के जो पहले डिस्ट्रीब्यूटर हम जिनको बोलते थे, आरसीएम जो हरियाणा में लेके आए थे, वो आरसीएम छोड़ दिया उन्होंने।
तो फिर प्रॉब्लम तो थी, लेकिन प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी उसके पीछे अपॉर्चुनिटी होगी। तो अब मैंने देखा अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी। पहले अपॉर्चुनिटी ये थी कि जींद शहर का सबसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बनना, अब अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी आ गई कि हरियाणा स्टेट का सबसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बनना। तो उसने मुझे मेरे अंदर में ऊर्जा भर दी, पॉजिटिव एटीट्यूड से देखा। और कुछ समय के बाद में नेशनल लेवल के जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने छोड़ दिया बिजनेस। तो अब मुझे कतई देर नहीं लगी पॉजिटिव होने में। अब मुझे लगा कि प्रकृति ये कह रही है कि नेशनल लेवल पे कुछ बड़ा करना है। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप इस मीटिंग के बाद में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाएं और प्रार्थना करें कि भगवान हमारी सब अपलाइनों की छुट्टी कर दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी ऐसा हो जाए ना, तो उसको आपने पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव वे में नहीं लेना है, और हर चीज को इस रूप में लेना है। ओपी शर्मा जी हमारे सीनियर अपलाइन थे। रवि शर्मा जी को आप सब लोग जानते हैं। तो ओपी शर्मा जी के साथ में बड़ी क्लोजली हम लोगों को काम करने का मौका मिला शुरुआत में। और ओपी शर्मा जी की पर्सनैलिटी ने स्पेशली मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे लेवल पे थे, गजटेड पोस्ट पे थे। और जब वो अपनी मारुति 800 से आते थे मीटिंग देने के लिए, तो हमें लगते थे वाह क्या लाइफस्टाइल है, ऐसे ही हमारा होना चाहिए। तो ओपी शर्मा जी मेरे को ये कहते थे, मेरा लेवल कुछ नहीं था, शुरुआती स्टेज थी। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ऐसा नहीं कि डायमंड बनने के बाद ही आएगी। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपके पहले दिन से आ सकती है। ओपी शर्मा जी ये कहते थे कि यार तेरे जैसा पॉजिटिव आदमी नहीं देखा मैंने, तुम किस मिट्टी के बने हो। तो वो पॉजिटिविटी का लेवल अगर आपके अंदर में है तो फिर ये बिजनेस आपके लिए बना है। और पॉजिटिविटी के लिए मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आप कृतज्ञता की भावना रखिए लोगों के प्रति, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप कीजिए। हर आदमी ने हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा किया है, कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है कि उसने 10 काम अच्छे किए, वो तो भूल जाते हैं। एक काम अगर उससे गलती से गलत हो गया, वो जिंदगी भर हम लोग याद रखते हैं। तो लोगों के प्रति आप कृतज्ञता का भाव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी रहेगी और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता रहेगा। लास्ट काम जो मैंने किया, वो मैंने किया कि परिस्थिति के अनुसार मैंने अपने आप को मैनेज किया। स्पेशली पैसे की अगर मैं बातचीत करूं, तो बहुत सारे लोग अनाप शनाप खर्चे कर देते हैं। देखिए आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ड्रीमर्स का बिजनेस है। यहाँ पे अगर आप काम करेंगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, गाड़ी बंगला शोहरत सब मिलेगी, आपके क्लाइंट को सब कुछ मिला है, आपको भी मिल जाएगी। और इसीलिए वो बहुत सारे खर्चे करना स्टार्ट कर देते हैं। जॉब कर रहे हैं छोटी मोटी, उसको छोड़ दिया। कोई दुकान कर रहे थे, उसको बंद कर दिया। पैसा था नहीं, ईएमआई के ऊपर में कार लेके आ गए। तो मैंने क्या किया, मैंने अगर मेरे पास में कम पैसा था तो मैंने कम पैसे में काम किया। मैंने घर पे नहीं बैठा मैं कि यार पैसा नहीं तो मालदा टाउन कैसे जाऊंगा। मैं मालदा टाउन तो गया, लेकिन मालदा टाउन में एसी में सफर नहीं किया, मैंने स्लीपर में भी मैंने सफर नहीं किया। मैंने जर्नल कंपार्टमेंट में सफर किया कि जो 100-150 रुपया बचेगा ना, वहां से 2-3 दिन का खाना खा लूंगा मैं। आपको भी मैनेज करना पड़ेगा सर। पैसा कम था तो 2 बार की बजाय 1 बार दिन में खाना खा लिया, उसी से काम चल जाएगा। उस प्रकार से उस एटीट्यूड से काम किया। डायरेक्ट सेलिंग में मैं एक चीज मुझे बहुत दुख देती है, सताती है, कई बार परेशान करती है कि कुछ कंपनियों में इतना ज्यादा दिखावा है। लकीली आरसीएम बिजनेस में वो चीज नहीं है। इतना ज्यादा दिखावा है कि पूछे मत आप। 10,000 रुपए आ रहे हैं, दिखाएंगे ऐसे जैसे 2 लाख आ रहे हैं। तो आप जिन भी परिस्थिति में काम कर रहे हैं, काम कीजिए, बाहर जाइए, दिखावेबाजी मत कीजिए, दिखावा बनावटी मत कीजिए, रियल सेंस में आप काम कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको मैंने लगातार इनको फॉलो किया और उसका परिणाम रहा कि मैं आज आपके बीच में हूं, आपसे बातचीत कर पा रहा हूं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, देखिए ये तो तय है कि हिंदुस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है। ये केपीएमजी फिक्की ने भी ये बोल दिया है, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं, और अब हमारे जो देश के मंत्री हैं वो भी ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा विकल्प है आने वाले समय में। और डायरेक्ट सेलिंग में इंडियन कंडीशंस के अनुसार
सही तरीके से काम करने वाली कोई कंपनी है तो आरसीएम है। इसलिए नहीं कि हम आरसीएम में हैं, आप लॉजिक्स के साथ में आप देखिएगा, जिस प्रकार के प्रोडक्ट, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार की मैनेजमेंट, जिस प्रकार का मार्केटिंग प्लान, जिस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम, जिस प्रकार का एक्सपीरियंस आपके पास में है, आरसीएम के पास में है, ऐसा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास में नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। हम लोग बेस्ट कंपनी के साथ में हैं। वी आर लकी इनफ। हमेशा हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए कि उन्होंने हमें हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी के साथ में जोड़ दिया। और ये शायद हमारे पिछले अच्छे कर्मों का फल है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि शुरुआत में जब कोई व्यक्ति हमें प्लान दिखाता है ना, तो हमें सब कुछ सही सही ही लगता है, गलत तो कुछ दिखता ही नहीं। न तो हमें ये मालूम शुरुआत में गाइडलाइन क्या है डायरेक्ट सेलिंग की, न हमें प्रोडक्ट का मालूम, न प्लान का मालूम। अगर आज से 20 साल पहले मुझे आरसीएम की बजाय कोई डब्ल्यूसीएम बता देता, तो मुझे डब्ल्यूसीएम भी वैसी लगती जैसे आरसीएम लगी। लेकिन डब्ल्यूसीएम ने टिकना नहीं था। डब्ल्यूसीएम जाती, मेरी इज्जत कौर कवाड़ा करके चली जाती साथ में। तो आपको आरसीएम बिजनेस मिल गई है, एक अच्छी चीज मिल गई है, इसको आप वो रिस्पेक्ट दीजिए। इसको आप गारंटेड मत ले लीजिए कि भाई चलो बहुत सारे लोगों को मिला तो आपको भी मिल गया, तो एक अच्छी चीज मिली है। पूरी एनर्जी के साथ में पूरा फोकस्ड रह के काम कीजिए। हमारे पास में बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े मीटिंग, सेमिनार, प्रोग्राम्स हमारे होते रहते हैं। तो आप आगे बढ़िए। और कंपनी की बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस प्रकार का सुधार हो रहा है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी को हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो काम 20 साल में किया है, मुझे लग रहा है आप उस काम को आसानी से 5 साल में करेंगे। आप सब लोगों ने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना। मैं आरसीएम मैनेजमेंट का और स्पेशली भागवत काव्या जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप सब लोगों से अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में आज पूरे हिंदुस्तान को और जितने भी हमारे आरसीएम के डायरेक्ट सेलर, सबको आपने बता दिया कि किस तरह से अगर हम एक शिद्दत के साथ काम करें, किस तरह से हम अपने आप को ग्रो करें और हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में अगर रहें, तो लक्ष्य कोई भी हो उनको हम एक बहुत जल्दी और एक अच्छे तरीके से पा सकते हैं। और सर मेरे कुछ सवाल हैं, क्योंकि आपको जो सुना तो मुझे लग रहा है कि हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर है, हो सकता है उनके मन में भी वो सवाल आ रहे हों। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। प्लीज 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 सर। मैं तो एक्चुअली सवाल जवाब ही आजकल पूछता हूँ और सुनता हूँ, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल। सर मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि आज मुझे मौका मिला है। सर अभी हम अगर बात करें कि एक नया डायरेक्ट सेलर या फिर हमारे जितने भी यूथ हैं, आरसीएम बिजनेस ही क्यों करें सर, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएंगे तो हमारे सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। राइट, थैंक यू सो मच भागवत जी। बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न आपने पूछा है कि आरसीएम बिजनेस ही क्यों किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, दूसरे कंपनियां भी हैं, तो आरसीएम बिजनेस ही क्यों किया जाए। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूं मैं पिछले 2-3 सालों में स्पेशली, और मैंने अक्सर लोगों से पूछा, डायरेक्ट सेलिंग के कामयाब लोगों से मैंने पूछा कि भाई सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। और ये मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट भी, इस पे मैं बातचीत करता हूँ कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। तो सही कंपनी के चुनाव में मेरा अपना मानना है कि 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज होनी चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, स्पेशली कंपनी की मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है। तो वो अगर हम लोग देखें, टीसी सर की जो इंटेंशन है, इस प्रकार की इंटेंशन है कि लोग धर्म के नाम पे व्यापार करते हैं और यहाँ पे व्यापार के नाम पे धर्म किया जा रहा है, उस भावना के साथ में काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कोई कंपनी ऐसे नहीं हुई है आज तक भी जो एक बार किसी वजह से, किसी जांच की वजह से कुछ समय के लिए बंद हुई और दोबारा से उसी नाम से, उसी ब्रांड से, उसी लोगों के साथ में और उसी मैनेजमेंट के साथ में दोबारा शुरू हो गई है। तो इसलिए हो पाया क्योंकि टीसी सर की कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी सोच है कि इस बिजनेस के माध्यम से हम हिंदुस्तान को स्वस्थ भारत बना सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं लोगों में, स्वावलंबी भारत हम लोग बना सकते हैं। तो उस प्रकार की
प्रोफाइल उस प्रकार की, मैनेजमेंट हमारे पास में है। और प्रोफाइल में अगर हम लोग बातचीत करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है प्रोफाइल में। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम के पास में है, अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जितने गोडाउन यानी डिपो और पिकअप सेंटर हमारे पास में है, इतने और किसी के पास में नहीं है। तो वो बहुत हेल्पफुल होती है एक डायरेक्ट सेलर को काम करने के लिए। तो प्रोफाइल और प्रोफाइल में एक चीज और आती है कि कंपनी पुरानी कितनी है। तो प्रोफाइल के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें अगर आप 10 में से कुछ नंबर देना चाहें कि तो 10 में से 10 नंबर आते हैं आरसीएम बिजनेस को। तो प्रोफाइल के बाद में जो दूसरी जो चीज रहती है वो रहता है प्रोडक्ट। क्योंकि असली जो वॉल्यूम है वो कहां से आएगा? प्रोडक्ट से आएगा। अगर प्रोडक्ट बिकेगा तो वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम बिकेगा तो उससे कंपनसेशन प्लान के तहत पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको आम आदमी आसानी से खरीद सके। मतलब गरीब आदमी को खरीदते समय ये नहीं रहना चाहिए कि यार ये इतना महंगा है, मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही। और अमीर आदमी जब खरीदे तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार इसकी क्वालिटी जो है ना मेरे स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है, ये तो लोकल टाइप का प्रोडक्ट लग रहा है, मैं तो इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट यूज करता हूँ। तो आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट की खूबी ये है, और इकलौती कंपनी आरसीएम बिजनेस में देख पाता हूं जहां पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन है कि रेट लोकल मार्केट वाले हैं लेकिन क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट वाली है। और हमें वही प्रोडक्ट काम करना पड़ेगा सर। देखिए, अगर आप मर्सिडीज की अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं और आपके सर्कल में, आपके आसपास के एरिया में कोई व्यक्ति मर्सिडीज खरीदने वाला नहीं है तो फिर धंधा चलेगा नहीं सर। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बाइकें खूब बिकती हैं और अब बाइक की एजेंसी ले लें उस एरिया में, तो शायद आप बहुत सारी बाइक बेच सकते हैं। तो सेम वे में देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में आप दूसरे ट्रैक्शन में मत जाइए। आपका प्रोडक्ट अगर आम आदमी तक पहुंच सकता है, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग उसको खरीद सकते हैं, तो वो कंपनी ही आने वाले समय में सर्वाइव करेंगी। तो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जहां पे आरसीएम खड़ा उतरता है। तीसरी जो चीज रहती है वो रहती है कंपनसेशन प्लान, मार्केटिंग प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं, कि पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो प्लान में 2-3 खूबियां होनी चाहिए। पहली खूबी ये होनी चाहिए कि मार्केटिंग प्लान जो है हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा जो दी गई हैं, उनको एज इट इज फॉलो करने वाला मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, यानी लीगल प्लान होना चाहिए। तो आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान 100% गाइडलाइन को फॉलो करने वाला और एक बिल्कुल एकदम लीगल प्लान है। दूसरी प्लान की खूबी क्या है कि ये इतना सरल है कि गांव का आदमी भी इसको आसानी से समझ सकता है और आसानी से समझा सकता है। कॉम्प्लिकेशन नहीं है कुछ भी। कुछ ऐसी चीज नहीं है कि यार, मतलब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्लान समझते समझते लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं, प्लान नहीं समझ में आता, कहां से पैसा आता है, कैसे जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्लान बहुत इजी है, बहुत आसान है। और इस प्लान की खास बात यह है कि एक नया व्यक्ति अगर आज जुड़ता है तो वो आज जुड़ के अपने सारे सीनियर से ऊपर निकल के उन सबसे ज्यादा पैसा बना सकता है। एक नए आदमी को इतना पावर करता है, एम्पावर करता है कि वो किसी भी लेवल पे जा सकता है। और चौथी जो चीज है भागवत जी, वो होती है एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि ये एजुकेशन का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है। तो अगर ऑलरेडी लीडरशिप है, एजुकेशन सिस्टम है प्रॉपर, तो फिर हर आदमी को ट्रेन किया जा सकता है। तो एजुकेशन सिस्टम की बातचीत करें तो आरसीएम बिजनेस के पास में बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम है, शानदार लीडर्स हैं जो एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये चारों चीजों पे खरा उतरने वाला बिजनेस आरसीएम है। तो इसलिए बेखौफ, बगैर किसी संकोच के हमें आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह आज आप देख पा रहे होंगे सर कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया का आज हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही अहम रोल है। तो किस तरह से इसको हम यूज करें कि हमारे डायरेक्ट सेलर आज आउट ऑफ टाउन बिजनेस लेकर जाना चाहे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरह से उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है और क्या उसका तरीका होना चाहिए? राइट। देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग एक काम करें। पहली बात तो बहुत बार लोगों को ये लगता है यार डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं प्रोस्पेक्टिंग कर लूंगा और अपनी लिस्ट पे काम न करूं, वहां से जो मेरे फेसबुक वाले फ्रेंड हैं उनके साथ में काम करूं। उनके साथ काम किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपको रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में आपको एक आध अच्छा व्यक्ति मिलने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। अगर आप उस एरिया में एक्सपर्ट है ना, आप हर रोज कोई नई चीज डालते हैं, कुछ पहले दीजिए वहां पे। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं तो पहले वहां पे कंट्रीब्यूट कीजिए, उसके बाद में शायद आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा जो हम लोग डिजिटल मीडिया का फायदा उठा सकते हैं वो उठा सकते हैं, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग्स कर सकते हैं। और हमें करना क्या चाहिए इसके लिए,
हमें अपने ग्रुप में सिस्टम डेवलप करने चाहिए। सिस्टम डेवलप का मतलब ये होगा कि अगर मेरे नीचे बड़ी टीम नहीं है, सिर्फ 20 लोगों की ही टीम है, अगर 20,000 की टीम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 20 लोगों की ही टीम है तो मैं इंडिविजुअल अपने लेवल पे जूम मीटिंग करना स्टार्ट करूं। मैं अपनी टीम के लोगों को बुलाऊंगा और उस मीटिंग में उन लोगों को मैं कहूंगा कि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेके आइए यहाँ पे, और हम लोग इसमें प्लान दिखाएंगे और उसमें प्लान दिखाया जाए। तो उसको वीकली मीटिंग का हम एक रूप दे सकते हैं, उसमें डेट और टाइम हम लोग फिक्स कर लें। फॉर एग्जाम्पल शुक्रवार को शाम 6 बजे हमारी मीटिंग होती है, इस प्लेटफॉर्म पे होती है, फिक्स होती है। आंधी आएगी, तूफान आएगी, कुछ भी हो जाएगा, मीटिंग होगी पक्का। तो वो सिस्टम अगर हमने एक बार डेवलप कर दिया तो उसमें लोग भी आएंगे, कम समय में हम लोग ज्यादा लोगों से बातचीत कर पाएंगे, और लोगों को हम नए नए लोगों को मौका देंगे तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसका यूज करें, लेकिन सिस्टम बनाए, हम वीकली मीटिंग का सिस्टम बनाए, ट्रेनिंग का सिस्टम बनाए। सिस्टम का मतलब ये है कि हमने डेट या टाइम या वीक हमने फिक्स कर दिया और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं, और पूरे हिंदुस्तान का हम लोग काम कर सकते हैं। मैं छोटा सा अपना एग्जांपल देना चाहता हूं। लॉकडाउन के टाइम पे अभी मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट मिले, और एक ऐसा ग्रुप स्टार्ट हो गया ऐसे मतलब मजाक मजाक में, कि वो ग्रुप भागवत जी हिंदुस्तान के लगभग 20 स्टेट में है। कहीं नहीं गया मैं, किसी भी आदमी से एक बार पर्सनली मिला नहीं, एक जगह गया हूं बस मैं, रतनगढ़ राजस्थान में, और कहीं नहीं गया। और उन सब की हम लोग वीकली मीटिंग करते हैं, वीक में एक बार मैं उनसे मिलता हूं जब हम लोग मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, और एक बार मिलता हूं जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के रूप में हम लोग ट्रेनिंग की थोड़ी बातचीत करते हैं, और बहुत शानदार से वो ग्रुप बढ़ रहा है। तो एक तरीके से हमें बातचीत करना पड़ेगा सोशल मीडिया को स्पेशली। और सोशल मीडिया पे जब भी आप जाए ना सर, स्पेशली यूट्यूब पे अगर आप जाते हैं तो हो क्या रहा है मौजूदा समय में, आप यूट्यूब, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे जाइएगा, हम सोशल मीडिया को यूज करने के लिए जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हमें यूज करने लग जाता है। कैसे यूज करता है? हमने एक वीडियो खोली, हमने डाला कि भाई आरसीएम का मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाए, हमने खोला, एक वीडियो खुल गई, तो उस वीडियो में दिनेश चौधरी जी बात कर रहे हैं कि भाई आरसीएम का मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाना है। अब दिनेश चौधरी जी को सुनते सुनते साइड में जो रिकमेंडेड वीडियो में हमें कोई टाइटल बड़ा अच्छा लग रहा है या कोई फोटो बड़ी अच्छी लग रही है, तो हमें लगता है कि यार चलो ये और खोल के देखता हूं, तो दिनेश चौधरी जी को भूल जाते हैं, फिर हम वो दूसरी वीडियो पे चले जाते हैं। अब उसको देखना शुरू करते हैं तो रिकमेंडेड वीडियो फिर साइड में दिख रही है, और फिर वो कपिल शर्मा शो पे ले जाता है हमें। अब कपिल शर्मा शो से निकाल के वो हमें वो कादर खान के डायलॉग्स पे लेके चला जाता है, और कहाँ हम गए थे और कौन सी गली से निकल के आते हैं मालूम नहीं चलता, 2 घंटे कब खराब हो गए। तो सोशल मीडिया को बड़े डिसिप्लिन के साथ में यूज कीजिए, टाइम फिक्स कीजिए कि मैंने 40 मिनट सोशल मीडिया पे बिताने, इससे ज्यादा मैं बिताऊंगा ही नहीं। और सोशल मीडिया पे जाना है तो हमारे ये चैनल है, जैसे आरसीएम का ऑफिशियल चैनल है, उस पे जाना है, उसमें जो कंटेंट है वो मैंने देखना है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम का बहुत शानदार कंटेंट है, ट्रेनिंग्स है वहाँ पे, बेसिक्स हैं, कोर स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो वहाँ पे। तो ऐसे गिने चुने यूट्यूब चैनल को आप सिलेक्ट कीजिए, उन्हीं को देखे, डिसिप्लिन में रहिए। सोशल मीडिया का अगर आपने इस्तेमाल किया तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, और सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर गया तो फिर आपका समय बर्बाद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर, एक डायमंड सुरेंद्र वत्स की नजर में सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता की परिभाषा अलग अलग व्यक्ति के लिए भागवत जी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हाँ मेरी नजर में सफलता की परिभाषा ये है कि जब आपको मजबूरी में काम न करना पड़े, कि भाई करना ही पड़ेगा, वो सफलता की परिभाषा है। जब आप कोई भी चीज खरीदें तो आपको टैग नहीं देखना पड़े कि ये कितने की है, अपितु मैं इसको दूसरे रूप में लेता हूं, और घर पे मेरा मजाक उड़ाते हैं आजकल सब लोग कि मैं वो चीज खरीद के लाता हूं बाजार से जो सबसे महंगी होती है। मैं मतलब सब्जी मंडी में जाऊंगा, फ्रूट लूंगा, तो अब मैं एक्सपर्ट तो हूं नहीं बहुत ज्यादा, तो जो सबसे महंगा आम है मैं वो लेके आ जाता हूँ, मुझे लगता है कि मीठा होगा, ये बढ़िया होगा, ये चीज वो होगी। तो ऐसे ही जो भी शॉपिंग करते हैं, तो मतलब सफलता की परिभाषा, सक्सेस की परिभाषा ये है कि जब आप प्राइस टैग देखें तो इस रूप में देखें कि सबसे महंगे वाली चीज लेनी है, तो वो है। और सक्सेस की परिभाषा में ये कई सारी चीजें एक साथ में आनी चाहिए एक्चुअली, तब हम सक्सेस बोलेंगे। कि जब आप रात को सोएं तो आपको सुकून मिले, आपको ये लगे कि यार आज आपने ना कुछ लोगों के लिए हेल्प किया है, आपको ये नहीं लगे कि यार
मैंने 4 लोगों का बुरा किया या उनको नुकसान पहुंचा दिया है। तो इस प्रकार से आपके साथ में ये सारी चीजें हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो सक्सेस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई में आज जिस तरह से आपने बताया कि पूरा हिंदुस्तान, जितने भी हमारे आसिम परिवार के डायरेक्ट सेलर है, आज सारे लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, उनके सपने एक बार फिर से अपने लक्ष्यों को पूरा करने की ओर वाकई में जग चुके होंगे। और मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से आपने बताया कि संघर्ष हमें करना पड़ेगा, 5 साल और 45 साल वाली बात जो आपने बताई, अगर हमारे सारे डायरेक्ट सेलर 5 साल अपने आप को पूरे एक संघर्ष के साथ, एक शिद्दत के साथ में सिस्टम में लगाते हैं, तो डायमंड बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि किस तरह से हम एक लगातार और कंसिस्टेंसी के साथ में हर फील्ड में अपने आप को परफेक्ट करते हुए काम करते चलें, तो सफलता हमारे पास बहुत जल्दी आ सकती है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम जिस काम में कर रहे हैं वो काम हमारे पैशन वाला है या नहीं है। बस अपने काम के साथ आपको प्यार करना है, पूरे पैशन के साथ उस काम को करना है, और अगर वो करने लग जाते हैं तो वो पैशन ही आपको सफलता के उस द्वार तक लेके चला जाएगा। तो ये सारी चीजें आज हमने जानी कि किस तरह से शुरुआती दिनों में हमें हमारे हर एक चीज को मैनेज करके चलना है, कहीं भी हमें दिखावा नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है दिखावे का बिजनेस नहीं है, रियलिटी का बिजनेस है। और आप जितना रियल रहोगे उतना ही ज्यादा लोगों के अप्रोच में रहोगे, उतने ही लोगों के दिलों तक पहुंच पाओगे। और ये हमारा जो बिजनेस है कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पे जाता है, जहाँ पे रिलेशंस बहुत मायने रखते हैं। सर ने बताया कि हमारे लिए पब्लिक रिलेशन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस बिजनेस में, उस चीज का हमें ध्यान रखना है। हर एक इंसान के साथ में एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना है कि वो रिलेशन आपके लिए आपका बिजनेस डेवलप करते हैं। तो वो सारी चीजें आज हमने जानी, और वाकई में आज का दिन हम सारे आरसीएम परिवार के लोगों के लिए एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक रहा कि हमने जाना कि किस तरह से सर ने हमें सारी चीजें बताई और बहुत ही कम समय में बताई। तो आज सर का एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत आभार। और सबसे लास्ट में मैं एक बार सारे लोगों से कहना चाहूंगा कि ये आपका आरसीएम परिवार आपका अपना है। आज कंपनी आपके लिए हर एक स्टेप पर वो सारी चीजें लेके आने को तैयार है, जिससे कि आप अपने आप को अगले पायदान पे लेके जा सको, आप अपने आप को इस बिजनेस में किस तरह से सफल कर सको। जैसा कि सर ने बताया आज हमारे पास में आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, उसके सारे रीजन है। आज अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी हमारे पास में। अगर हम बात करें पूरे पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की, जिसमें डिपोज और पीयूसी की बात करें, तो सबसे ज्यादा आज हमारे पास में। अगर हम बात करें लीडरशिप की, तो दुनिया की सबसे बेस्ट लीडरशिप आज आरसीएम के पास में है। दुनिया के हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर आज आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर पाए जाते हैं, हर जगह उसके प्रोडक्ट इजी गोइंग आज हमारे पास में अवेलेबल है। तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके थ्रू हम आरसीएम बिजनेस को अपने करियर के रूप में लेते हुए आगे लेके जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। और ये जो आरसीएम का यूट्यूब चैनल है साथियों, ये आपके अपनी हेल्प के लिए, आपके एजुकेट करने के लिए, आपको घर बैठे वो सारी चीजें और इस तरह की सारी उन पर्सनैलिटी से मिलाने के लिए बना हुआ है। तो इस चैनल को आप जितना ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे, जितना ज्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे और जितना ज्यादा आप इसके बेल आइकन को हिट कराएंगे आरसीएम बिजनेस चैनल के नाम से जो है, उतना ही ज्यादा आप अपनी टीम को घर बैठे एजुकेट करवा पाएंगे और वो सारी चीजों का लाभ आप घर बैठे दिला सकते हैं। क्योंकि आज के इस टाइम में हमारे लिए सोशल मीडिया, जैसा सर ने बताया कि आप इसको किस तरह से लेते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं तो आपको वो सारी चीजें घर बैठे मिल सकती है। अगर आप उसके दूसरे वे में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो आपके लक्ष्य से दूर लेके जा सकती है। तो हमें इसको पॉजिटिव वे में यूज करना है और अपने बिजनेस को बढ़ाने वाला एक टूल्स बनाना है। अगर इसको करने में सफल हो पाते हैं तो हमारे लिए आने वाले टाइम में इस मीडिया के सोशल मीडिया के थ्रू भी और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम अपने आप को बहुत जल्दी सफल कर सकते हैं और ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी सीरीज में हमारे पास में अगले इस कड़ी में जो हमारे पास में हमारे जो लीडर्स आने वाले हैं वो हैं जिनको फायर ऑफ आरसीएम बोला जाता है, एस अत्री सर। तो उनके लिए भी मैं चाहूंगा कि हमारे पूरे आरसीएम परिवार के लोग जितनी बड़ी तैयारी करेंगे उतनी ज्यादा हम लोगों के पास में उनकी जीवनी से रिलेटेड वो सारी चीजें पहुंचा पाएंगे और एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम अगले प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों के बीच में आ पाएंगे। तो आप सब लोगों के प्यार और इस आपने इतना जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली एक बार फिर से मैं सुरेंद्र भट्ट सर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज आपने इस परिवार के लिए जो टाइम दिया। तो बहुत सारे लोग आज इस ट्रेनिंग से, आज इसकी मीटिंग से और अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे और अपने आप को इस बिजनेस में आगे कहाँ के लेके जाना है उन सारी चीजों के लिए अपने आप को तैयार कर पाए होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। थैंक यू।